आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 जिसका टाइटल है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसका सवाल जो है हल करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड इसका रेगुलर क्लास देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि आप इतिहास सीखना चाहते हैं, समझते हुए सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्ट्रीट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सही या गलत बताना है आपको। फिर से एक बार कहें, यदि आप क्वेश्चन आंसर करने से पहले इस चैप्टर को रेगुलर क्लास को यदि आप देख पाए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आपको चीजें जो है पहले से ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। फिर भी मेरा यहाँ पे पूरा कोशिश होगा कि आपको ये सवाल भी कंसेप्ट बेस्ड पर आपको पढ़ाया जाए या समझाया जाए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सही या गलत बताना है। पहला दिया हुआ है क, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो सबसे पहले तो यह समझना है कि यह अश्वमेध क्या है, उसके बाद यह किस यज्ञ की बात कर रहा है, किन राजाओं की बात कर रहा है और आमंत्रित होने का क्या मतलब है। इन सारे चीजों को, ये एक सवाल हल करने के लिए इन सारे चीजों को समझने की जरूरत है। जैसा कि आप सबको पता है कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो राजा होते थे वो किसी छोटे क्षेत्र के राजा होते थे। जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं, उस समय में भी जो राजा होते थे एक छोटे से इलाके के राजा होते थे। वो छोटा इलाका जन कहलाता था और ये राजा कम शक्तिशाली थे। ये आज के राजा की तरह शक्तिशाली नहीं होते थे। लेकिन आगे चलकर ये जन जो है जनपद में बदल गया, यानी कि राजा अब जिन क्षेत्रों पर राज करता था वो क्षेत्र जो है पहले से क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसका दायरा बड़ा हो गया। इससे जो राजा था वो भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। क्योंकि राज्य बड़ा है तो राजा भी क्या होगा, शक्तिशाली हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होता था कि जन का राजा अब जनपद का राजा कहलाता था। अब जनपद का राजा जो है ज्यादा शक्तिशाली होता था और बड़े राज्यों पे शासन करता था। इसके लिए जन से जनपद का राजा बनने के लिए एक यज्ञ कराया जाता था और उस यज्ञ का नाम है, जनपद का राजा बनने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। और इस यज्ञ के कारण क्या होता था, इसके दौरान जनपद का राजा कुछ घोड़ों को क्या करता था, या एक घोड़ा या कुछ घोड़ों को ऐसे ही खुला हुआ छोड़ देता था बिना किसी रोक टोक के। उसके पीछे जो है सैनिक लगा दिए जाते थे, लेकिन घोड़े को रोका नहीं जाता था। घोड़ा किसी अन्य राज्य से अगर गुजरता था, अन्य राज्य से किसी दूसरे स्टेट से होकर गुजरता था और वहां का राजा यदि इस घोड़े को रोक ले तो उससे जो है अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। जाने दे तो समझ लिया जाता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा जो है ज्यादा शक्तिशाली है और जिस राज्य से गुजरा है उस राज्य ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, उसके अंडर जो है शासन करना स्वीकार कर लिया है। यदि उसने घोड़े को रोक लिया तो युद्ध होना तय है, युद्ध होता था। इस तरीके से राजा क्या करते थे कि अब जो है यदि मान लेते हैं कि राजा ने क्या किया, घोड़े को नहीं रोका और अपने क्षेत्र से जाने दिया। क्योंकि जनपद का राजा अब शक्तिशाली हो गया। अब यहां से चीज हमको समझ में आई, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो ये जो अन्य राजा थे जो अपने राज्य से इन घोड़ों को जाने देते थे, यानी कि राजा की अधीनता स्वीकार कर ली, अब इनको जो है अश्वमेध यज्ञ जो राजा कराता था, जनपद का जो शक्तिशाली राजा था वो अश्वमेध यज्ञ कराता था और इस अश्वमेध यज्ञ में इन राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। ये राजा आते थे, अपने साथ उपहार लाते थे राजा के लिए और उसको उपहार जो है भेंट करते थे। तो अब जो है आपको चीजें जो है पूरी समझ में आ गई होंगी कि अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने के लिए राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, यानी कि ये वाला हमारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा सही है। चलिए अब हम दूसरे चीज को देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। ठीक यहीं से ये चीज यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि अश्वमेध यज्ञ, जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता था उस समय
राजा के ऊपर जल का छिड़काव किया जाता था। राजा के ऊपर जो है जल का छिड़काव किया जाता था, लेकिन राजा के ऊपर जल का छिड़काव किया, लेकिन ये जल का छिड़काव जो है ना पुरोहित करता था, न कि उसका सारथी। पुरोहित करता था जल का छिड़काव, चूंकि यज्ञ कराने का, अनुष्ठान कराने का जो दायित्व था, जो जिम्मेदारी था, वो पुरोहित या पंडित लोगों का था। वही लोग जो है यज्ञ को संपन्न कराते थे। राजा से इनके लिए उपहार वगैरह भी काफी ज्यादा मिलता था। तो जो पुरोहित यज्ञ कराता था वही राजा के ऊपर जो है पवित्र जल का छिड़काव करता था। और इसमें क्या दिया है कि राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था, सारथी नहीं करता था। सारथी कौन है? सारथी वह व्यक्ति है जो राजा के साथ युद्ध में रहता था, यानी कि राजा के साथ ही युद्ध क्षेत्र में राजा के साथ जो रहता था वही सारथी कहलाता था। तो यहां से क्या हुआ कि सारथी जल नहीं छिड़कता था, यह गलत है। जल कौन छिड़कता था? तो जल जो है, जो पुरोहित था, जो यज्ञ करवाता था, वो पुरोहित जो है राजा के ऊपर पवित्र जल छिड़कता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। जो जनपद की बस्तियां थी, जो अब तक हमने देखा कि राजा, जो जन का राजा क्या हुआ, जनपद बन गया, और इन जनपद की जो बस्तियां थी, पूछ रहा है कि इसमें कह रहा है कि महल मिले हैं। आप सबको मालूम है कि बस्ती में महल नहीं मिलेंगे, और जनपद की बस्तियों में जो है महल नहीं मिले हैं, बल्कि झोपड़ी मिला है। यानी कि ये चीज यहां से भी गलत है, ये वाला क्वेश्चन भी गलत है, गलत है, ये भी गलत है। अब हम घर देखते हैं। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। इस समय में मिट्टी का एक बर्तन चला जाता था जिसके ऊपर चित्र वगैरह बनाया जाता था। अब आपसे बोल रहा है कि उसमें अनाज रखा जाता था। सही बात है। दरअसल अनाज रखने के लिए ही मिट्टी के बर्तन का आविष्कार हुआ था। यह भी समझ लें, मिट्टी के बर्तन का आविष्कार जनपद के समय में नहीं हुआ था। मिट्टी के बर्तन का आविष्कार उस समय हुआ था जब पहली बार मानव ने खेती करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया। और जब मानव कृषि करना शुरू कर दिया तो उसके बाद जो है अनाज ज्यादा हो गए। अब उसको रखने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए था, बीज बचा कर रखने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए था। तो उसके लिए उस समय में जो है मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किया गया या मिट्टी का बर्तन बनाया गया। तो सीधा सा बात है कि अनाज रखने के लिए ही मिट्टी के बर्तन का, या उस समय जो बर्तन चलते थे, उस समय जो मिट्टी के बर्तन थे, उसे चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, ये भी सही है, ये वाला भी सही है। अब तीसरा, पांचवा और लास्टवा। महाजन पदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। तो महाजन पद क्या है पहले यह समझते हैं, उसके बाद नगर आपको मालूम है, उसके बाद किलाबंद क्या होता है इसको समझते हैं। यहां समझते हैं। हमने एक चीज देखा कि पहले जन था, जन का राजा छोटे इलाकों पर जो है शासन करता था। उसके बाद जो है जनपद आ गया। अब जनपद का राजा जो है ना शक्तिशाली होता था और इसका एरिया जो है बड़ा होता था जनपद का। लेकिन जनपद के बाद क्या हुआ, महाजन पद सामने आए। जनपद के बाद महाजन पद सामने आए, और इस महाजन पद के राजा एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करते थे। यानी कि ये राजा जो होते थे काफी ज्यादा शक्तिशाली होते थे और बहुत बड़े एरिया पे शासन करते थे। पहले जन जो सबसे छोटा स्टेट था, उसके बाद जन से मिलकर जनपद बना, और जनपद से आगे बढ़कर जो है अब राजा महाजन पद का राजा बनने लगा। और ये राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता था। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर ये राजा शक्तिशाली होता था तो इस समय में हुआ क्या कि प्रत्येक राज्य का राजा शक्तिशाली हो गया, उसका राज्य बड़ा हो गया। अब बड़े राज्य का एक राजधानी होती थी, राजधानी, और उस राजधानी का क्या किया जाता था, ये अगर राजधानी है तो इस राजधानी को चारों तरफ से मजबूत दीवालों से घेर दिया जाता था। जिस तरीके से आज हम अपने घरों को क्या करते हैं, चारों तरफ से बाउंड्री कर देते हैं, तो एक तरीके से ये किलाबंदी है। तो अगर ये हमारा शहर है तो इस शहर के चारों तरफ ईंटों से, पत्थरों से या लकड़ियों से
क्या किया जाता था, ऊंची दीवार खड़ी कर दिया जाता था, ऊंची और मजबूत दीवार जो है उसके चारों तरफ खड़ा कर दिया जाता था, और यही जो है क्या कहलाता था, किलाबंदी कहलाता था। और ये बात सही है। महाजन पदों में बहुत से नगर यानी कि खासकर राजधानियां जो होती थी उनको किलाबंद कर दिया जाता था, यानी कि चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारें जो ईंटों, पत्थरों और लकड़ियों की बनी होती थी। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। 2 में क्या करना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि यह गण क्या है और यह सभा क्या है। उसके बाद जो है हमको चीज़ें आसानी हो जाएंगी समझने के लिए कि क्यों हिस्सा नहीं लेते थे। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि लेटर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में जिसे हम क्या कहते हैं, लेटर वैदिक एज भी कहते हैं, लेटर वैदिक एज भी, इस समय में जो राजा होते थे एक छोटे से इलाके जन पर शासन करते थे। ये राजा जो है उतने शक्तिशाली नहीं होते थे, इनके पास अपने महल, अपनी सेना, अपना राजधानी, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद तुरंत जन के बाद एक छोटा बड़ा सा राज्य सामने आया जो जनपद से बड़ा होता था, और इसके राजा जो है ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, इसके राजा जो है शक्तिशाली हो गए इस समय में जाकर, आगे चलकर। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें हमको समझनी है कि जन का राजा जो है कमज़ोर होता था, यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, लेकिन आगे चलकर जन जो है बड़े राज्यों में तब्दील हो गया और इसका राजा जो है शक्तिशाली होता था। अब यहाँ से हम इसको समझते हैं। इस समय हुआ क्या कि इसके बाद तुरंत फिर ये जन जो है, जनपद जो है, ये महाजनपद में चेंज हो गया, यानी कि राजा अब ये जो जनपद था इससे एक बहुत बड़ा क्षेत्र महाजनपद कहलाया, और यहाँ का राजा जो होता था इस जनपद से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता था, यानी कि सबसे शक्तिशाली राजा जो हुआ, सबसे शक्तिशाली राजा जनपद का हुआ, महाजनपद का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसका इलाका जो है सबसे बड़ा होता था। सबसे छोटा इलाका जन के राजा का, उससे बड़ा इलाका जनपद के राजा का, और सबसे बड़ा इलाका महाजनपद के राजा का, इसलिए महाजनपद का राजा जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था। चीज ध्यान से सुनना है। जन के समय में, यानी कि ये समय है लगभग आपका वैदिक एज का, इस समय जो राजा होते थे ये उतना शक्तिशाली नहीं होते थे, इनकी अपनी महल, अपनी राजधानियां नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि ये आज के राजा की तरह नहीं होते थे, बल्कि उस समूह के कुछ लोग, इस जन के कुछ लोग आपस में बैठकर चुनाव करते थे। आपस में बैठकर किसी व्यक्ति को अपना नेता मान लिया, अपना मुखिया मान लिया, अपना प्रधान मान लिया, और उसी को क्या कहा जाता था? राजा कहा जाता था। यानी कि राजा का चुनाव होता था, राजा का चुनाव होता था। जो योग्य हो या बेहतर योद्धा हो, यानी कि युद्ध में अच्छा करता हो, उसको इन लोगों ने मिलकर चुन लिया। जैसे ही हम जनपद में आगे बढ़ते हैं तो ये राजा जो था ना, कि अब राजा लोगों के द्वारा चुनकर नहीं जाता था। जन में जो राजा होता था वो लोगों के द्वारा चुनकर जाता था, लेकिन जैसे ही हम जनपद में आगे बढ़ते हैं ये राजा अब लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता था, बल्कि ये जो राजा होता था, हम कह सकते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यानी कि अब जो है योग्यता मायने नहीं रखता था, यानी कि अब कौन व्यक्ति कितना योग्य है, योद्धा है, उससे मतलब नहीं है। जो राजा है उसका बेटा ही अगला राजा बनेगा। ये चीज आकर जनपद में चेंज होगी। ठीक उसके बाद महाजनपद आता है, और महाजनपद में भी यही सिचुएशन बना रहता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इस महाजनपद में जो है 2 तरीके की शासन चलती थी। ये महाजनपद 2 तरीके का था, महाजनपद 2 तरीके का था। एक महाजनपद जिसमें राजा का चुनाव जो है कैसे होता था? राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन इसी में एक महाजनपद जो होता था जो गणतंत्र कहलाता था, गणतंत्र कहलाता था। आज जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे सांसद, विधायक, मुखिया का चुनाव होता है,
लगभग यही विधि, यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस आज से 2500 साल पहले भी अपनाया जाता था। महाजन पद दो प्रकार के थे, एक में राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन दूसरा भी एक था जिसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, बल्कि छोटे छोटे गण का इलाका जो है छोटा होता था। ये छोटे छोटे गण क्या करते थे, मिलकर एक संघ बनाते थे। यानी कि मान लेते हैं कि छोटा छोटा इलाका 10-12 इलाका मिल गए और मिलकर क्या बना लिए, संघ बना लिया। हर गण से एक राजा जाता था, हर गण से एक राजा जाता। जैसे हम क्या करते हैं, आज सांसद का चुनाव होता है, लगभग हमारे यहाँ 543 सांसदों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। आज उन 543 यानी कि अलग अलग एरिया के प्रधान हो गए, अलग अलग एरिया के मुखिया हो गए, और वो जाकर कहाँ बैठते हैं, संसद में, और पूरे इंडिया के, पूरे भारत के मामलों पर विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं और उस पर कोई निर्णय लेते हैं। ठीक उसी तरीके से ये गण के राजा जो होते थे वो संघ में जाकर बैठते थे। संघ मिलता था जहां सारे गण के राजा मिलते थे और एक संघ बना लिया, एक फेडरेशन बना लिया, और तब जाकर आवश्यक मुद्दों पर, यानी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, युद्ध लड़ना है, संधि करना है, इन सारे मुद्दों पर यह संघ जो है निर्णय लेता था, आपसी सहमति से लेता था। अब आपको चीजें समझ में आ गई। समाज के वह कौन से समूह थे जो गणों एवं सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो गण और सभा जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि कौन लोग जो है इन संघ में हिस्सा या इन गणों में हिस्सा नहीं लेते थे। तो जो महिला होती थी वो इन गणों में हिस्सा नहीं लेती थी, जो दास होते थे वो जो है इसमें हिस्सा नहीं लेते थे, और कमकार जो होते थे यानी काम करने वाले जो लोग होते थे वो लोग इन गणों या सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। जैसे आज है ना कि कौन हिस्सा ले सकता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसका उम्र जो है लोकसभा के लिए तय कर दिया गया है, राज्यसभा के लिए कुछ उम्र जो है तय कर दिया गया है। भारत का नागरिक हो, लोग पसंद करते हो, लोगों ने उसको वोट दिया है, वो संसद में जा सकता है। मसला ये नहीं है कि वो कौन से धर्म से आता है, कौन से जाति से आता है, कौन उसका लिंग क्या है, कौन से क्षेत्र से आता है, कौन से वंश से आता है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उस समय में जो ये गण और ये जो संघ थे, इनकी बैठकों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, यानी कि क्या कहते थे, प्रोहिबिटेड था। महिलाएं नहीं बैठ सकती थी। जो दास या नौकर होते थे वो भी इसमें नहीं जा सकते थे, और जो कमकार थे वो भी इसमें भाग नहीं ले सकते थे। अब आपको आंसर मिल गया होगा कौन कौन लोग जो है इनमें भाग नहीं लेते थे। तो महिला को नहीं बैठने दिया जाता था, दासों को नहीं बैठने दिया जाता था, और लास्ट में हम कह सकते हैं कि कमकार लोग जो थे, काम करने वाले जो लोग थे, उनको, जो शिल्पकार थे, उनको जो है इनमें बैठने का अधिकार नहीं था। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। महाजन पद की राजाओं ने किले क्यों बनवाए? उससे भी पहले फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दें कि यदि जो है आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। महाजन पद की राजाओं ने किले क्यों बनवाए? मैंने बताया आपको कि किला क्या है अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंतर्गत। अगर ये शहर है तो इसके चारों तरफ अगर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाए तो वो क्या कहलाता है? किला कहलाता है, और वो शहर की किलेबंदी कहलाती है। सिंपल सा बात है। इसको बनाने के लिए, इन दीवारों को बनाने के लिए कुछ नहीं था किलाबंदी, ऊंचे ऊंचे दीवार खड़े कर दिए गए, ऊंचे ऊंचे दीवार खड़े कर दिए, और कुछ नहीं था। दीवार किन से बने थे? तो ईंट से बने थे, पत्थरों से बने थे, और लकड़ियों से जो है ये दीवार बनाए गए थे। सवाल ये नहीं है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि क्यों बनवाए गए, क्यों बनवाए गए? तो इसका दो वजह है। एक तो है कि राजा जो है अपना ताकत दिखाना चाहता था, यानी कि हम कितने ताकतवर हैं, कितने समृद्ध हैं, कितना मेरे पास पावर है, उसके हिसाब से वो किलाबंदी करवाता था। दूसरा रीजन ये था कि उस शहर पर, उस राजधानी पर किसी दूसरे राज्य के आक्रमण के डर से, भय से
बचने के लिए किलाबंदी कराया जाता था। और एक तीसरा कारण भी है, और इस तीसरे कारण के अंतर्गत क्या कहा सकता है कि उस किलेबंदी के अंतर्गत लोगों पर नजर रखना, उनको नियंत्रण करना आसान हो जाता था। तो क्यों बनवाए जाते थे ये किले, क्यों बनवाए जाते थे? तो पहला कह सकते हैं कि राजा अपनी समृद्धि दिखाने के लिए कि राजा हम कितने संपन्न हैं, समृद्ध हैं, या कितने शक्तिशाली हैं, कितना उसके पास पावर है, ये दिखाने के लिए राजा जो है ऊंचे ऊंचे किले बनवाता था। दूसरा हम कह सकते हैं कि पड़ोसी राज्यों के आक्रमण के भय से, पड़ोसी राज्यों के आक्रमण के भय से यानी कि डर से किलाबंदी करवाया जाता था। और तीसरा कहा जा सकता है कि शहर के भीतर लोगों पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता था, यही तीन का रीजन है। नॉर्मली जो है यही तीन रीजन है जिनके वजह से राजा जो है उस शहर की किलेबंदी करवाते थे। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दिया हुआ है कि आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस प्रकार भिन्न थे। आज यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और दूसरे किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे हम जनपद की बात कर रहे हैं। इस तरीके से लोकतंत्र में चुनाव कैसे होता है? तो लोकतंत्र में हमको मालूम है कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है, या हम कह सकते हैं कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको अपना राजा या अपना शासक चुनने का अधिकार होता है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, 18 वर्ष से अधिक है तो वो अपना राजा, अपना शासक, अपना प्रधानमंत्री, अपना राष्ट्रपति चुन सकता है, अपने पसंद की वोट दे सकता है। अब पूछा जा रहा है जनपद में, तो जनपद में यह स्थिति बदल गई थी। उससे पहले थी कि लोग जो है जन के राजा का चुनाव आपसी सहमति से करते थे, लेकिन जनपद में क्या हुआ कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी कि राजा का पद क्या हुआ? वंशानुगत हो गया। वंशानुगत का सीधा सा मतलब है कि उसी वंश का कोई व्यक्ति शासक बनेगा। अधिकतर ये चांस रहता है कि जो बड़ा बेटा होगा, जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, वही जो है उसका अगला राजा बनेगा। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट के अंतर्गत कि आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस प्रकार भिन्न है। तो आज हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट अपने शासक चुनने के लिए उसको एक वोट देने का अधिकार है। लेकिन जनपदों के जो राजा थे उनका चुनाव जनता नहीं करती थी, बल्कि वंशानुगत हो गया था, यानी कि राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया था। उसका बेटा ही, उसके सगे संबंधी ही आगे जाकर राजा बनेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू।